तो हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें आज हमको पढ़ना है बिस्मार्क के बारे में। आज हमको क्या पढ़ना है? बिस्मार्क के बारे में पढ़ना है। और बिस्मार्क का क्या है कि जर्मन के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान है। बिस्मार्क का क्या है कि जर्मन के एकीकरण में क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, बिस्मार्क का जर्मन के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान है, जिनके बारे में आज हमको पढ़ना है कि जर्मनी में ये तो आप सुने होंगे लौ और रक्त की नीति को अपनाए थे, तो बिस्मार्क ही अपनाए थे। ठीक है, एक बड़ी कूटनीति के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ये बिस्मार्क को ही जाना जाता है। कहने का मतलब बिस्मार्क क्या है, जर्मन के एकीकरण में क्या बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने जर्मन के एकीकरण करने में बहुत बड़ी अपनी मतलब योगदान निभाया है, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिस्मार्क के बारे में। बिस्मार्क जो जर्मन डायट में प्रस्ता का प्रतिनिधि हुआ करता था। बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क एक मतलब सांसद के तौर पर, जैसे भारत में क्या है कि संसद भवन है, संसद भवन में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं जिसे सांसद कहा जाता है। ठीक है ना, वैसे क्या थे कि अब देखिए भारत में जिसे संसद कहा जाता है, संसद भवन कहा जाता है, वैसे ही जर्मन में क्या कहा जाता है, डायट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है। तो जैसे अब यहाँ पर संसद है, तो यहाँ पर संसद मान लेते हैं एक जिला का व्यक्ति क्या है कि यहाँ से संसद चुनकर क्या संसद भवन में जाता है। ठीक है, वैसे ही क्या था कि जर्मन में जो आपका बिस्मार्क थे वो प्रस्ता का मतलब प्रस्ता जो क्षेत्र था, प्रस्ता क्षेत्र का प्रतिनिधि के तौर पर जर्मन डायट में क्या कहते थे, मतलब शामिल था। प्रारंभ में हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। बिस्मार्क जो थे सबसे पहले किसके विचार से प्रभावित हुए थे? तो हीगेल नामक वहाँ के एक दार्शनिक से विचारक थे। उनके विचार इन्हें बहुत प्रभावित करता था। ठीक है, तो सबसे पहले हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। पूछ सकते हैं आपको बिस्मार्क किनके विचारों से सबसे पहले प्रभावित थे? तो हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। ठीक है, और जर्मन संसद में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देते रहते थे। ठीक है, ये जो है एक कूटनीतिक व्यक्ति थे। यह अपना कूटनीति का जर्मन के जो संसद था मतलब डायट था वहां पर लगातार परिचय देते रहते, अपनी योग्यता का परिचय देते रहते थे। वह निरंकुश राजतंत्र के समर्थक थे। ठीक है, वो क्या है कि निरंकुश राजतंत्र, जो तानाशाह राजा है ना, तानाशाह का समर्थक थे। ठीक है, बिस्मार्क का जो थे निरंकुश राजतंत्र यानी तानाशाह का समर्थक थे। जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गए थे और तानाशाह होने के बावजूद जो है वह जर्मनी के एकीकरण करना चाहते थे। अब किस उद्देश्य से एकीकरण करना चाहते थे? जर्मनी को फिर तानाशाह मतलब कि एक राजशाही लाना चाहते थे या फिर जर्मनी में लोकतंत्र लाना चाहते थे, वो तो अब आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, लेकिन पहले अभी हमें इतना जानना है कि जो आपका बिस्मार्क थे वो क्या थे, एक निरंकुश राजतंत्र के समर्थक थे, मतलब एक तानाशाह का समर्थक थे। वह उसकी कूटनीति सफलता थी। यह क्या है कि उनकी कूटनीतिक सफलता थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी हो, सभी लोग उन्हें अपने विचारों का समर्थक मानते थे। यह उनकी कूटनीति ही था कि वह मतलब कि उदारवादी के सामने भी अच्छे दिखते थे और कट्टरवादी के सामने भी अच्छे दिखते थे। जो अच्छा शासन चाहता है, जो लोकतंत्र चाहता है, वैसे व्यक्तियों के साथ मतलब उदारवादी कहते हैं। जो उदार व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो अच्छा शासन चाहता है, लोकतंत्र जैसा अच्छा शासन पसंद करता है, वो वैसे व्यक्तियों के भी दिमाग में या फिर उनके विचारों में अच्छे माने जाते थे। ठीक है, और कट्टरवादी में जो तानाशाह का समर्थक था वो उसके लिए भी अच्छे माने जाते हैं। मतलब वो भी दोनों ये क्या था, दोनों कहते थे कि जो है बिस्मार्क जो है हमारे लायक है, मतलब हमारे विचारों का क्या है, समर्थक है। तो विचार कट्टरवादी के भी विचार के समर्थक थे और कि आपका राष्ट्रवादी मतलब उदारवादी के विचार के समर्थक थे। इसीलिए कट्टरवादी और उदारवादी दोनों अपने विचारों का समर्थक मानते थे बिस्मार्क को। ठीक है, अब बिस्मार्क जर्मन के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति को महत्वपूर्ण समझते थे। क्या देते थे? जो बिस्मार्क थे जर्मनी के एकीकरण में किसी की भूमिका महत्वपूर्ण समझते थे तो सैनिकों की भूमिका महत्वपूर्ण समझते थे। सैनिकों की क्षमता, सैनिकों की शक्ति की, मतलब इनका कहने का मतलब था कि जब तक जर्मन में सैनिक मजबूत नहीं होगा जब तक जर्मन का एकीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, इनका कहना था। अतः इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। ठीक है ना, इन्होंने कौन सी नीति अपनाया था? इन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाया था। कौन? बिस्मार्क आई थे जो सैनिकों पर विश्वास रखते थे कि यहाँ पर की जो सेना है वही क्या है कि जर्मन का एकीकरण कर सकता है। इन्होंने उसके तहत रक्त और लौह की नीति अपनाई। इसका रक्त और लौह की नीति का तात्पर्य था कि किसी भी सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव। ठीक है, कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण समझो, बिना सैन्य के बल पे बिना सैन्य के ताकत के जर्मनी का एकीकरण क्या संभव नहीं है। ये किनका विचार था? बिस्मार्क का विचार था। इसलिए इन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाया था।
ठीक है। उसने अपने देश के अनिर्णायक सैन्य सेवा लागू किया, ठीक है, अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया। इन्होंने क्या किया, अपने देश यानी प्रशासन यानी जर्मन में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया। कहने का मतलब है सेना रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अनिवार्य सैन्य सेवा का मतलब यहाँ का जर्मन का जितना भी व्यक्ति है उसको सेना में काम करना अनिवार्य हो गया, ठीक है। जर्मन में जितना व्यक्ति, अनिवार्य सैन्य सेवा का मतलब है कि उस देश का जर्मन का जितना नागरिक है सबको सेना में कुछ न कुछ समय तक कार्य करना है। इसे कहा जाता है अनिवार्य सैन्य सेवा। अनिवार्य सैन्य सेवा का मतलब है कि जब लागू हो जाता है जिस देश में, तो उस देश के प्रत्येक पुरुष को या प्रत्येक व्यक्ति को सेना में काम करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। मतलब जरूरी मतलब कह सकते हैं कि सेना में काम करना पड़ता है। 2 साल करे 4 साल करे, लेकिन आपको सेना में काम करना पड़ेगा। इसे अनिवार्य सैन्य सेवा कहते हैं। आज क्या है, भारत में जो सेना में चुने जाते हैं उनको ले जाया जाता है, ठीक है ना। जो बहाली पास किए, जो एग्जाम पास किए, उनको सेना भर्ती किया जाता है। लेकिन जर्मन में था कि कोई भी व्यक्ति हो, सब लोगों को क्या है, सेना भर्ती होना है, ठीक है। और सब लोग क्या है, सेना में शामिल होकर सेना का सेवा देना, ठीक। कालांतर इसे ही कहा जाता है अनिवार्य सैन्य सेवा। कह रहा है कालांतर में उसने 1830 में ऑस्ट्रेलिया प्रशासन का संधि का विरोध किया। ये क्या कहता है, अब देखिए ये क्या है कि मतलब सैन्य शक्ति को ही क्या महत्वपूर्ण मानते थे। तो इन्होंने क्या किया था कि ऑस्ट्रेलिया और प्रशा के जो संधि हो रहे थे उस संधि का विरोध किया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया प्रशा के बीच जो संधि हो रहा था उस संधि का कौन किए, विरोध किए, कौन, बिस्मार्क, ठीक है। तो बिस्मार्क विरोध इसलिए प्रशा संधि का इसलिए विरोध किया, प्रशा के संसद के प्रतिनिधि में जो प्रशा की तरफ से संसद के प्रतिनिधि हुआ करते थे, आई नहीं चाहते थे कि संधि के आधार पर कुछ हो। ये तो चाहते थे रक्त और लौ की नीति पर यहाँ हथियार के मतलब सेना के आधार पर जो आपका जर्मनी का एकीकरण किया जा सकता है। इस संधि विश्वास नहीं रखते थे, ये बस सेना विश्वास रखते, सेना ही जर्मनी का एकीकरण कर सकते हैं। इसलिए 1830 में जब ऑस्ट्रेलिया और प्रशा का संधि हुआ तो उसका इन्होंने क्या विरोध किया, जिसमें प्रशा का नेतृत्व जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था, ठीक है। अब क्या, जिसमें प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था, इसका कारण अब प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण क्या की भावना की क्या होगा, भावना जोर पकड़ ली। कहने का मतलब जब बिस्मार्क ने क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया प्रशा संधि का विरोध किए, तो जो लोग प्रशा के नेतृत्व में जर्मन का एकीकरण नहीं चाहते थे, जो लोग प्रशा के नेतृत्व में जर्मन का एकीकरण नहीं चाहते थे, उन लोगों में क्या हो गया, अब जर्मन के एकीकरण की भावना प्रशा ने क्या किया, प्रशा के जो प्रशा ने मतलब बिस्मार्क ने जो रोक लगाया था, कहने का मतलब ऑस्ट्रेलिया प्रशा की संधि पर रोक लगाया था, उससे कारण क्या हो गया कि जो लोग नहीं चाहते थे कि प्रशा एकीकरण करे जर्मन का, अब क्या हो गया ना कि जर्मन के लोगों में एकीकरण की भावना जोर पकड़ ली। किसके कारण, प्रशा के चलते, ठीक है ना। प्रशा के चलते क्या हो गया कि जर्मन में एकीकरण की भावना क्या हो गई, जोर पकड़ ली। अब लोग कहने लगे कि अब हम एकीकृत होंगे तो प्रशा के नेतृत्व में एकीकृत होंगे। अब किसके नेतृत्व में एकीकृत होंगे, मतलब एकीकरण होगा जर्मनी का, तो प्रशा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण किया जाएगा। किस कारण से होगा, तो बिस्मार्क ने जब ऑस्ट्रेलिया प्रशा की संधि को रोका, तब क्या हो गया कि प्रशा, यहाँ के जर्मन की जनता ने क्या किया कि उनमें जोर पकड़ लिया कि अब जो है जर्मन का एकीकरण होगा तो प्रशा के नेतृत्व में होगा, ठीक है। जब क्या उससे पहले कहते थे, लोग कहते थे नहीं प्रशा के नेतृत्व में जर्मन का एकीकरण नहीं हुआ। तो बिस्मार्क आए थे, इन्होंने क्या किया, 16 पेज से क्या किया कि प्रशा के नेतृत्व में जर्मन का एकीकरण हो, ऐसा इन्होंने कहा कि माहौल को बदल दिया। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से प्रशा का सुदृढ़ीकरण किया। देखिए कह रहा है बिस्मार्क ने अपनी नीति से, अपनी कूटनीति से प्रशा का सुदृढ़ किया, ठीक है, मजबूत किया, ठीक है। इस कारण प्रशा ऑस्ट्रेलिया से किसी भी मायने में कम नहीं रहा। और जब प्रशा को जब सुदृढ़ किए, मजबूत किए, तब प्रशा जो है ऑस्ट्रेलिया से किसी मायने में कम नहीं रहा, ठीक है। प्रशा जो है, पहले ऑस्ट्रेलिया जो मजबूत था, प्रशा कमजोर था, वो प्रशा जो है ऑस्ट्रेलिया से किसी मायने में जो है कमजोर नहीं रहा, ठीक है। अब दोनों सामना हो गया, ठीक है, मैं दोनों क्या हो गया, बल में दोनों का जो शक्ति हो गया समान हो गया। तब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर तब क्या करा है कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया के साथ, अब कौन क्या हो रहा है, आप देखिए बिस्मार्क ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल रहा है। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर 1864 में स्लेस्विग और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क का व्याकरण कर दिया। अब बिस्मार्क क्या कहते हैं कि स्लेस्विग और होल्स्टीन,
राज्यों के मुद्दे को लेकर किस पर आक्रमण कर दिए, डेनमार्क पर आक्रमण कर दिए, क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। अब डेनमार्क पर क्यों आक्रमण कर दिए, क्योंकि डेनमार्क ही स्लेस्विग और होल्स्टीन पे नियंत्रण किए हुए था, ठीक है। और जीत के बाद स्लेस्विग प्रुसिया के अधीन हो गया और होल्स्टीन ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हो गया। अब जब जीत हो गया, मतलब इस युद्ध में जब क्या हो गया कि आपका प्रुसिया का जीत हो गया, तो क्या हो गया कि आपका सेलेस्टीन किसका हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया प्रुसिया साथ होकर क्या हो रहा था, युद्ध लड़ा था, ठीक है ना, डेनमार्क के खिलाफ में। तो जब जीत हो गया तो एक प्रांत, मतलब कि एक जो आपका क्या हो गया, आपका सेलेस्टीन हो गया, स्लेस्विग हो गया, वो किसको मिल गया, आपको मिल गया, इसको क्या कहा जाता है, प्रुसिया को मिल गया। आपका होल्स्टीन हो गया, वो किसको मिल गया, ऑस्ट्रेलिया को मिल गया। जो दो डेनमार्क का जो राज थे, तो डेनमार्क का कब्जा था, जब डेनमार्क हार गया तो स्लेस्विग आपको क्या मिल गया, ऑस्ट्रेलिया को मिल गया ना, स्लेस्विग आपका ऑस्ट्रेलिया क्या प्रुसिया को मिल गया, और होल्स्टीन क्या मिल गया आपको, ऑस्ट्रेलिया को मिल गया, ठीक है। चूंकि इन दोनों राज्यों में जनसंख्या, जर्मनों की जनसंख्या अधिक है। अब देखिए जो स्लेस्विग और होल्स्टीन जो राज्य है, यहाँ पर किसकी जनसंख्या अधिक है, तो जर्मनों की, जर्मन लोगों की जनसंख्या अधिक है। अतः प्रुसिया ने जर्मनी, अतः क्या किया, प्रुसिया ने जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को फैला दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अब देखिए प्रुसिया क्या कर रहा है कि जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना फैला रहा है। ये क्यों फैला रहा है, क्योंकि जो प्रांत ये जो आपका क्या कर रहा है कि जो एक प्रांत चला गया था, ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में चला गया था, ऑस्ट्रेलिया के हाथ में चला गया था, वो पक्ष का वो राज्य कौन था, आपका होल्स्टीन। एक तो आपका स्लेस्विग को मिल गया था प्रुसिया को, ठीक है ना, लेकिन होल्स्टीन चल गया था ऑस्ट्रेलिया के पास। तो प्रुसिया क्या चाहता था कि होल्स्टीन को भी ऑस्ट्रेलिया छीनना चाहता था, ठीक है। और दूसरा क्या चाहता था प्रुसिया कि कैसे भी करके ऑस्ट्रेलिया को जो है आक्रमणकारी घोषित कर दे, युद्ध में आक्रमणकारी घोषित कर दे, ठीक है। दो उद्देश्य से होल्स्टीन को प्राप्त करना चाहता था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, और फिर क्या है कि इसको ऑस्ट्रेलिया को आक्रमणकारी सिद्ध कर दे। इसके लिए क्या किया कि प्रुसिया ने क्या किया कि जो होल्स्टीन का राज, जहाँ पर जर्मन लोगों की जनसंख्या अधिक थी, वहां पर जर्मनों में राष्ट्रीयता की भावना जगा दिया, ठीक है। और जब जर्मनों में राष्ट्रीयता की भावना जगा दिया तो उन्होंने अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए किससे, ऑस्ट्रेलिया से राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए वहां पर विद्रोह छिड़ गया। और जब विद्रोह छिड़ गया तो विद्रोह को दबाने के लिए जो है, अब देखिए यहाँ लिख रहा है कि जिसे दबाने के लिए, कुचलने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने सेना प्रुसिया के क्षेत्र को पार करके जाना था। अब विद्रोह को दबाने के लिए जो ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र जो होल्स्टीन था, वहां विद्रोह दबाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को सेना भेजना था। और सेना कहाँ से जा सकता था, प्रुसिया क्षेत्र से जा सकता था। अब प्रुसिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऐसा कहने से रोक दिया। प्रुसिया ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया को ऐसा कहने से रोक दिया, ठीक है ना। और क्या ऐसा कहने से क्या किया, रोक दिया। कहने का मतलब प्रुसिया कहा कि नहीं, हम आपको जो है अपने क्षेत्र से आपको क्या होल्स्टीन पे हमला करने के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। चूंकि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करना असंभावित था, मतलब ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करना तो संभावित था ही, परंतु वह ऑस्ट्रेलिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता, परंतु वह क्या था, बिस्मार्क ऑस्ट्रेलिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था, ठीक है ना। अतः पूर्व में ही उसने फ्रांस से समझौता कर लिया था, ठीक है। और देखिए जब ऑस्ट्रेलिया आक्रमणकारी हो जाएगा, इससे पहले ही उसने जो प्रुसिया ने, मतलब बिस्मार्क ने फ्रांस से समझौता कर लिया था कि ऑस्ट्रेलिया प्रुसिया के युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहेंगे। फ्रांस तटस्थ रहने का मतलब फ्रांस कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। फ्रांस अपने मतलब जहां है वहां रहेगा, ठीक है। फ्रांस कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में कि ऑस्ट्रेलिया पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो वही कहा कि फ्रांस से पहले ही बिस्मार्क ने समझी कर लिया था कि जब ऑस्ट्रेलिया प्रुसिया का युद्ध होगा तो उसमें आप क्या है, तटस्थ रहेंगे। तो फ्रांस क्या है, इसके लिए उसने फ्रांस के कुछ क्षेत्रों को भी देना वादा किया। इसके लिए आपका बिस्मार्क ने क्या किया, यानी प्रुसिया ने क्या किया, कुछ क्षेत्र को फ्रांस को देने के लिए भी क्या हो गया, राजी हो गया। अब बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से भी संधि कर ली, ठीक है। अब बिस्मार्क ने कहा किया, इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से संधि कर ली, जिसके अनुसार ऑस्ट्रेलिया प्रुसिया युद्ध में इटली ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र पर आक्रमण कर देगा, ठीक है। इटली जो है ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र पर आक्रमण कर देगा। अंततः इसलिए क्या करें, अंत अपने अपमान के से क्षुब्ध ऑस्ट्रेलिया 1866 में क्या कह रहा है कि पहले विक्टर इमैनुअल से संधि कर लिया, ठीक है ना, जिसके अनुसार ऑस्ट्रेलिया प्रुसिया में युद्ध में, ठीक, ऑस्ट्रेलिया प्रुसिया जो युद्ध हो रहा था उसमें इटली ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में आक्रमण कर देगा, ठीक है। और अंत अपने अपमान से क्षुब्ध ऑस्ट्रेलिया 1866 में
प्रसा के खिलाफ सेडोवा के युद्ध में घोषणा कर दी और ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में क्या हो गया, वह बुरी तरह से पराजित हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर बिस्मार्क की जो नीति था, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया को मात दे देना। बिस्मार्क की जो नीति था कि पहले तो ऑस्ट्रेलिया को क्या आक्रमणकारी सिद्ध कर देना। ठीक है, तो वहां पर इसने कहा किया कि प्रसा में जब वो क्या था, प्रसा में जब आपका हॉलस्टीन में जब क्या दंगा हो गया था, वहां के जनता विरोध कर दिए थे, राष्ट्रवाद भावना चालू हो गया था, क्रांति करने लगे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा था, आपका हमला करने जा रहा था हॉलस्टीन में, तो क्या किया, प्रसा ने रोका। ठीक है, प्रसा ने रोका। अब क्या हो गया कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आक्रमणकारी हो गया था, तभी तो वहां पर हमला करने के जा रहा था हॉलस्टीन में और उसको दबाने जा रहा था। तो पहले तो बिस्मार्क की जो नीति था कि ऑस्ट्रेलिया को आक्रमणकारी सिद्ध करना, यहाँ पर सिद्ध कर दिया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि उसके बाद क्या हो गया कि यहाँ पर पूर्व में अब क्या है कि ऑस्ट्रेलिया पे ये सब जो घटनाएं घट रहा था ऑस्ट्रेलिया प्रसा के बीच में, इससे पहले ही जो है ना आपको ऑस्ट्रेलिया से फ्रांस से जो है ये बिस्मार्क यानी प्रसा संधि कर लिया था कि जब ऑस्ट्रेलिया प्रसा के बीच में युद्ध होगा तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, और इसके लिए फ्रांस को कुछ क्षेत्र भी दे दिया था। कौन, प्रसा। ठीक है ना, प्रसा कुछ क्षेत्र फ्रांस को दे दिया था कि ये क्षेत्र रखिए आप और इसके बदले आप कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल को भी संधि कर लिया था और विक्टर इमैनुअल से भी संधि कर लिया था। कौन, बिस्मार्क। ठीक है, जिसके अनुसार ऑस्ट्रेलिया प्रसा युद्ध में और इटली ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र पर अब जो संधि किया था, ठीक है ना, बिस्मार्क जो इटली के आपका जो क्या है इटली के जो राजा विक्टर इमैनुअल था, ठीक है, उस संधि के तहत इटली क्या किया ना कि जब ऑस्ट्रेलिया प्रसा युद्ध चला था उसने ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर दिया। ठीक है ना, और आक्रमण कर दिया और अंततः क्या होगा जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह से पराजित हो गया। ठीक है ना, और 1866 में प्रसा के खिलाफ सेडोवा का युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया क्या किया कि एकदम मतलब कि हार चुका था और उसने कहा किया कि 1866 में प्रसा के खिलाफ सेडोवा का युद्ध की घोषणा कर दी और ऑस्ट्रेलिया दोनों तरफ से बुरी तरह से फंसा। अब जो सेडोवा के युद्ध की घोषणा भी कर दिया 1866 में, किसी खिलाफ, प्रसा के खिलाफ। ठीक है ना, तो फिर क्या किया कि दोनों तरफ से एकदम बुरी तरह से पराजित हो गया। पहले तो युद्ध चल ही रहा था ऑस्ट्रेलिया प्रसा के बीच में। ठीक है ना, उधर से इटली हमला कर दिया था, फिर कहा किया कि ऑस्ट्रेलिया एकदम हार गया तो इसने कहा कि एकदम युद्ध की घोषणा ही कर दिया। तो अब क्या हो गया, दोनों तरफ से एकदम बुरी तरह से पराजित, उधर तो पराजित हुआ ही। ठीक है, जब फाइनल में जब सेडोवा का युद्ध की घोषणा किया तो इस युद्ध में भी क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह से एकदम पराजित हो गया। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया का जर्मन क्षेत्र पर से प्रभाव समाप्त हो गया। और जब सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह से हार गया तो जर्मन क्षेत्र पर इसका प्रभाव क्या होगा, समाप्त हो गया। इस तरह से जर्मनी के एकीकरण की 2/3 काल पूरी हुई। और जब ऑस्ट्रेलिया जब हार गया सेडोवा के युद्ध में, ठीक है ना, और तीनों तरफ से जब हार गया तो इटली के एकीकरण की जो 2/3 जो समस्या था, 2/3 एकीकरण की जो कहने के बाद 2/3 एकीकरण हो चुका था। इटली क्षेत्र का 2/3 एकीकरण क्या हो गया था, खत्म हो, 75% एकीकरण हो चुका था। बचा कितना था, तो बचा था आपका क्या, 25% एकीकरण और बचा था। ठीक है ना, 2/3 मतलब 66% आपका एकीकरण हो चुका था, आपका 33% एकीकरण और बचा था। मतलब 2/3 खत्म हो गया था एकीकरण, 1/3 एकीकरण और बचा था। तो आगे क्या है कि आगे जो है और एकीकरण हो जाएगा बचा हुआ क्षेत्र का। अब कहा कि शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ ही उठाना था। देखिए, पहला तो है कि 2/3 जर्मन के एकीकरण करने के लिए किससे युद्ध करना पड़ा, प्रसा को, आपको ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करना पड़ा। ठीक है ना, 2/3 जर्मनी के एकीकरण करने के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करना पड़ा प्रसा को, जिसके लिए क्या किया कि पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ मिला। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर युद्ध करने के लिए 2/3 क्षेत्र को जीतने के लिए क्या क्या किया, जर्मन यानी आपका जर्मन के प्रसा यानी बिस्मार्क, तो पहले क्या किया, ऑस्ट्रेलिया से हाथ मिलाया। ठीक है, हाथ मिलाकर उसने कहा किया कि यहाँ पर आप देखे थे कि डेनमार्क के क्षेत्र पर आक्रमण किया। देखिए, डेनमार्क का स्लेस्विंग और हॉलस्टीन राज्यों को अपने कब्जा में किया। पहले प्रसा ने कहा किया यानी बिस्मार्क ने कहा किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ हाथ मिलाया, डेनमार्क पर आक्रमण किया और डेनमार्क के अंदर जो क्षेत्र कब्जा में थे वो स्लेस्विंग और हॉलस्टीन को आजाद करवाएं। और स्लेस्विंग रख लिया प्रसा, हॉलस्टीन दे दिया किसको, आपको जर्मनी को दे दिया। स्लेस्विंग रख लिया प्रसा, हॉलस्टीन किसको दे दिया, आपको जर्मनी को दे दिया। अब क्या था, स्लेस्विंग और हॉलस्टीन में जर्मन लोग अधिक थे।
ठीक है। अब प्रसा क्या था, प्रसा मतलब बिस्मार्क का नीति था कि एक के साथ अगर दूसरे को हराना है तीसरे के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। मतलब दो के साथ एक के साथ हाथ मिलाता था तो दूसरे के खिलाफ क्या कर देता था, रणनीति तैयार कर लेता था। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था कि आपका डेनमार्क को हराने के लिए क्या किया कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ हाथ मिला लिया। ठीक है ना, आगे फिर देखिएगा कि जो आपको ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए क्या करेगा, फ्रांस के साथ हाथ मिला लेगा। ठीक है ना, तो ये क्या कहता है, ये किसी का नहीं था। बिस्मार्क जो था अपना कूटनीति के आधार पर किसी का नहीं था, बस क्या कहता था अपना जीत समझता था, अपनी जीत के लिए क्या कहता था, कुछ भी कहने को तैयार था। ठीक है, एक से हाथ मिलाता था दूसरे से युद्ध कर लेता था और दूसरे को हरा देता था, फिर जिससे हाथ मिलाया है उसको हराने के किसी और से हाथ मिला लेता था और इसको हरा देता था। जैसे कि आप देखेंगे सबसे पहले क्या किया है प्रसा बिस्मार्क ने कि सबसे पहले क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हाथ मिलाया। ठीक है ना, और डेनमार्क के अधीन जो क्षेत्र थे, ठीक है, स्लेस्विंग और होल्स्टीन दोनों को जीत लिया। स्लेस्विंग प्रसा ने रखा, होल्स्टीन किसको दे दिया, आपको ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। अब जो ऑस्ट्रेलिया के हाथ में क्या होल्स्टीन चला गया तो प्रसा को संतोष नहीं हुआ। वो क्या चाहता था कि जो होल्स्टीन भी चला गया ऑस्ट्रेलिया के हाथ में उसको भी छीनना चाहता था। ठीक है, उसके छीनने के लिए क्या किया था ना कि पहले से ही फ्रांस के साथ संधि कर लिया था। ठीक है ना, पहले से और क्या चाहता था प्रसा, और ये ऑस्ट्रेलिया के प्रभुत्व को भी खत्म करना चाहता था। ऑस्ट्रेलिया के प्रभुत्व को भी क्या है ये जर्मनी से खत्म करना चाहता था। ठीक है ना, इसके लिए क्या किया था आपको प्रसा ने यानी बिस्मार्क ने कि फ्रांस से संधि कर लिया था कि जब हम ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करेंगे, ठीक है, जब प्रसा ऑस्ट्रेलिया का युद्ध होगा तो फ्रांस कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप देखते रहेगा। और इसके बदले फ्रांस को कुछ क्षेत्र दे दिया था, कौन, फ्रांस आपका प्रसा यानी बिस्मार्क। ठीक है, तब प्रसा बिस्मार्क क्या किया था, फ्रांस को कुछ क्षेत्र दे दिया था, कहा था कि जब हम आपको ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करेंगे तब आप कुछ नहीं बोलिएगा। ठीक है, जब प्रसा ऑस्ट्रेलिया का युद्ध होता है अब क्या कहता है ये, जब प्रसा क्या कहता है कि जो होल्स्टीन क्षेत्र था उस होल्स्टीन क्षेत्र में लोगों में क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना जगा दिया। ठीक है, अब राष्ट्रवाद की भावना जगा दिया तो वहाँ के जर्मन लोग थे, अब क्या किया कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लोगों का खिलाफ हो गया, आंदोलन हो गया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहाँ आंदोलन हो गया होल्स्टीन में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है कि वहां पर आंदोलन दबाने के लिए जा रहा था। ठीक है, अब उसको ऑस्ट्रेलिया को आंदोलन दबाने के लिए जाने के लिए कहाँ से जाना था, तब प्रसा से पार होकर जाना था। अब प्रसा का आगे हम जाने नहीं देंगे। अब क्या हो गया, तो जाने नहीं देंगे तो क्या हो गया, इस तरह से जाकर के आपको प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के बीच में युद्ध चालू हो गया कि तुम नहीं जाने दोगे। हमारे बीच ये क्या हुआ था, हम तुमको समर्थन किए थे डेनमार्क को हराने में, होल्स्टीन तुम हमको दिया था। अब क्या करा कि तुम उस पर जब हमारे लोग जो है होल्स्टीन में क्या है कि हमारे खिलाफ हो गए हैं, तुम हमको जाने नहीं दे रहा है। इस बातों को लेकर क्या हो गया कि आपका प्रसा और जो ऑस्ट्रेलिया के बीच में युद्ध छिड़ गया। ठीक है, अब इस युद्ध में क्या है कि फ्रांस अलग हो गया। फ्रांस क्या था, फ्रांस से तो प्रसा ने पहले ही संधि कर लिया था यानी बिस्मार्क ने कि जब ऑस्ट्रेलिया फ्रांस प्रसा का युद्ध होगा तो आप कुछ नहीं बोले, तो फ्रांस कुछ नहीं बोला था। ठीक है, आसान था। अब क्या होता है ना कि और जो प्रसा ने और बिस्मार्क ने और किससे संधि किया था, इटली से संधि करी, इटली के विक्टर एमेनुएल से संधि कर लिया था कि आपको, हाँ इटली के कौन थे, इटली, हाँ विक्टर एमेनुएल, इटली के विक्टर एमेनुएल से संधि कर लिया था कि जब हम प्रसा और ऑस्ट्रेलिया का युद्ध होगा, ठीक है ना, तो आप हमला करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया ना कि जब एक तो इधर प्रसा ऑस्ट्रेलिया का युद्ध चल रहा था और उधर से विक्टर एमेनुएल के सेना ने यानी इटली ने भी क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भागों पर हमला कर दिया। ठीक है, अब जब हमला कर दिया तो जो ऑस्ट्रेलिया जो बुरी तरह से पराजित होने लगा। अब पराजय के डर से क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया ने सीधे युद्ध की घोषणा कर दिया, जिस युद्ध को क्या कहा जाता है, सेदोवा का युद्ध कहा जाता है। जिस युद्ध को क्या कहा जाता है, सेदोवा का युद्ध कहा जाता है। आज इस युद्ध में सेदोवा का युद्ध अंततः तो हारा ही, पहले से तो हार ही रहा था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एकदम बुरी तरह से पराजित हो गया। इस युद्ध में क्या है कि सेदोवा के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया जो बुरी तरह से पराजित हो गया। अब कहने का मतलब जर्मनी के 2/3 हिस्सा क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया के कब्जे से बाहर हो गया। जर्मनी का जो 2/3 हिस्सा जो है ऑस्ट्रेलिया के कब्जा से क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, और कहने का मतलब 1/3 हिस्सा क्या हो गया और बच गया, जिस पर किसका कब्जा था, फ्रांस का कब्जा था। तो कहने का मतलब 2/3 हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के कब्जे से बाहर हो गया, यानी 2/3 हिस्से का एकीकरण हो चुका था। और बाकी था तो क्या, आपका 1/3 हिस्से का एकीकरण बाकी था, जिस पर कब्जा किसका था, फ्रांस का था। जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं कैसे कैसे इसका 1/3 और जिस पर फ्रांस का कब्जा था उसका एकीकरण कैसे होगा। तब पढ़ना है शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था, क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी रियासत के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर रहा था। जर्मनी का जो दक्षिणी रियासत था उस पर क्या फ्रांस का अधिकार था, तो उसका एकीकरण फ्रांस नहीं होने दे रहा था, उसका हस्तक्षेप कर रहा था। इसी समय स्पेन की राजगद्दी मामला उभर गया था। इसी समय क्या है कि स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर गया कि स्पेन की राजगद्दी पे कौन बैठेगा। ठीक है, जिस पर प्रसा के राजकुमार का स्वामित्व क्या दावेदारी थी, और जिस पर किसका दावेदारी था,
स्पेन के राजगद्दी पे, तो प्रसा का राजकुमार का दावेदारी था कि वहां गद्दी पर कोई बैठेगा तो प्रसा का राजकुमार बैठेगा। परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी के खुला विरोध किया। अब देखिए फ्रांस, अब प्रसा क्या चाहता है, कैसे भी करके हमें फ्रांस से युद्ध हो जाए, ठीक है, हम जब फ्रांस को हरा दें, ठीक है, अब फ्रांस भी क्या है, इतनी मार जर्मनी से चला जाए, हम फ्रांस को हरा दें, फ्रांस भी क्या है, जर्मनी से चला जाए। तो जो युद्ध चाह रहा था फ्रांस, अब सीधे तौर पर युद्ध नहीं कह सकता है, लेकिन पहले फ्रांस जो है मदद किया था, फ्रांस का संधि हुआ था बिस्मार्क का, ठीक है, प्रसा का। प्रसा वही था जो बिस्मार्क जहाँ का नेतृत्व कर था, ठीक है। तो कहने का मतलब फ्रांस जो आपका प्रसा जो है पहले उससे एक साथ संधि किया था, डायरेक्ट तो नहीं कर सकता है, तो कोई कारण ढूंढ रहा था कैसे भी करके हमें फ्रांस युद्ध हो जाए, फ्रांस को हरा दे और जर्मनी से भगा दे, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि जो राजकुमार को स्पेन की राजगद्दी पर बैठाने की जो थी कि दावेदारी था, उसको लेकर फ्रांस ने क्या किया, खुला विरोध किया, ठीक है। अब फ्रांस ने खुला विरोध किया किसका, तो प्रसा के राजकुमार का, ठीक है। तो प्रसा का राजकुमार क्या चाहेगा, गद्दी बैठना चाहेगा, फ्रांस का विरोध करेगा, इसको लेकर क्या होगा, प्रसा में और फ्रांस में युद्ध छिड़ जाएगा, ठीक है। प्रसा से इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांगा, ठीक है, प्रसा से इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांगा कि बिस्मार्क ने इन बातों को तोड़ ममोड़ कर प्रेस के सामने रख दिया, ठीक। अब क्या करा कि प्रसा ने इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांगा, ठीक है। अब बिस्मार्क ने इन बातों को, अब क्या है कि प्रसा ने इस संदर्भ में क्या कुछ लिखित वादा मांगा था, ठीक है ना, किसने, प्रसा ने, किससे, फ्रांस से, ठीक है, एक वादा मांगा था। और उस जो वादा था, वो वादा क्या था वो तो मालूम नहीं है, लेकिन बिस्मार्क ने कहा किया उस वादे को तोड़ ममोड़ करके जो है, मतलब उसमें क्या है कि अपना कूटनीति और जोड़ करके, ठीक है ना, एक बात को और बढ़ा चढ़ा करके प्रेस के सामने रख दिया, मतलब पत्रकारों के सामने रख दिया। फलस्वरूप जर्मन में राष्ट्रवादियों ने इसका खुलकर विरोध किया, ठीक है। और जब प्रेस के सामने आपका बिस्मार्क के कहने पर प्रेस ने रख दिया उनकी बातों को तोड़ ममोड़ कर, ठीक है, तो जर्मन के लोगों में क्या हो, जर्मन के लोग इसके खिलाफ हो गए, विरोध करने लगे। ऐसे चीर कर 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब इसके चीज कर जो बिस्मार्क ने कहा कि तोड़ ममोड़ कर जनता के सामने आए, प्रेस के सामने रख दिया बातों को, ठीक है, इससे क्या हो गया, फ्रांस चिढ़ गया कि हम तो ऐसा नहीं किए थे, लेकिन ऐसा कैसे हो गया, ये मतलब क्या अपने से बात बना करके जो मतलब उल्टा सीधा लिख दिया है। अब इससे क्या हो गया, चिढ़ गया फ्रांस। अब फ्रांस चिढ़ गया, क्या किया कि युद्ध की घोषणा कर दिया, जिस युद्ध को कहा जाता है सेडोन की लड़ाई, जिस युद्ध को कहा जाता है सेडोन की लड़ाई। अब फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई। इस सेडोन की लड़ाई में जो जिसे क्या चाहता था कि ये बिस्मार्क चाहता था कैसे भी करके फ्रांस के साथ युद्ध हो, फ्रांस हार जाए, अब फ्रांस यहाँ से जर्मन चल जाए, पूरा जर्मन का अमेरिकन करे। अब इस सेडोन की लड़ाई में क्या होता है कि फ्रांस हार जाता है। तदुपरांत 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित होता है। और फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत 10 मई 1871 को दोनों राष्ट्रों के बीच में क्या होता है, संधि स्थापित होता है। इस प्रकार सेडोन की युद्ध में ही एक महाशक्ति का पतन और दूसरे महाशक्ति का उदय होता है, ठीक है। आज इस सेडोन के ही युद्ध में एक महाशक्ति मतलब आपका किसका, फ्रांस का पतन होता है और दूसरे महाशक्ति का उदय होता है जिसका नाम जर्मनी था। अंतोगतवा जर्मन 1871 तक एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप में मानचित्र पर आ गया, ठीक है। और 1871 तक जर्मनी जो है एक एकीकृत राष्ट्र मतलब एक पूरा मतलब संगठित राष्ट्र के रूप में अब यूरोप के मानचित्र पर आ गया, मतलब पूरे जर्मनी का एकीकरण हो गया। पूरे जर्मनी का क्या किया गया, एकीकरण कर दिया गया। तो पूरा जर्मनी एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ, सेडोन युद्ध के बाद हुआ। सेडोन युद्ध क्यों हुआ, किससे हुआ, तो फ्रांस के साथ हुआ। क्यों हुआ, ठीक है ना, तो ये जो था बिना सेडोन के युद्ध के जो है ना, या फिर बिना युद्ध के इस युद्ध के आपका जर्मनी का पूर्ण एकीकरण संभव नहीं था कि जर्मनी के दक्षिणी भाग और फ्रांस का कब्जा था। अब बिस्मार्क कैसे भी करके चाहता था कि एक युद्ध हो फ्रांस से, और जिस युद्ध में हम जो है आपको आपको फ्रांस को हरा दें, हराने के बाद फ्रांस को जो है आपको जर्मनी के दक्षिणी भाग से भगा दें और वहां पर पूरे इटली का एकीकरण कर दें, ठीक है। जिसके लिए क्या किया कि बिस्मार्क ने क्या किया कि जब वहां पर राजकुमार स्पेन में राजकुमार की दावेदारी था तो फ्रांस ने विरोध किया था, क्या किया आपका प्रसा
जो आपका बिस्मार्क था, उसने क्या किया, जो संधि हुआ था उस संधि को तोड़ मरोड़ करके मतलब कि जो आपका वहाँ दावेदारी था उत्तराधिकारी का, तो उसके लिए जो संधि हुआ था उस संधि को तोड़ मरोड़ कर क्या किया, प्रेस के सामने रख दिया। अब प्रेस क्या किया, उसको छाप करके बाहर निकाल दिया। अब जब जनता को समझ में, जब जनता वहाँ जर्मन के जब जनता के पास गया, ठीक है, वो बातें, तो क्या हो गया कि जर्मन के जनता खिलाफ हो गया, ठीक है, इसके मतलब कि आपका फ्रांस के खिलाफ हो गया। अब फ्रांस जब ऐसा देखा कि जर्मन की जनता हमारे खिलाफ हो गया, खिलाफ का कारण कौन है, रसा, ठीक है, उसका चांसलर कौन है, आपका बिस्मार्क, ठीक है, तो फ्रांस ने क्या किया कि युद्ध की घोषणा कर दिया, जिस युद्ध का नाम क्या था, सेडोन का युद्ध था। ये युद्ध की घोषणा कब हुआ, 19 जून 1970 को हुआ। और सेडोन के युद्ध में क्या हो गया, जिस युद्ध को क्या हिटलर पहले से ही चाहता, आपका क्या करें, आपको बिस्मार्क पहले से ही चाहता था कि इसके साथ युद्ध हो, और जो बिस्मार्क के चाहने पर जो एक युद्ध हो गया, सेडोन का युद्ध, इस युद्ध में फ्रांस का बुरी तरह से हार गया। अब 10 मई 1871 को एक संधि होता है, जिस संधि के तहत दोनों देशों में शांति समझौता एक महाशक्ति का पतन यानी फ्रांस का पतन होता है, और दूसरी महाशक्ति यानी जर्मनी का क्या होता है, उदय होता है। अंतोगतवा 1871 में पूरा जर्मनी का एकीकरण कर दिया जाता है, और पूरा यूरोप के मानचित्र पर एक देश उभर कर आता है जिसका नाम क्या था, जर्मनी था, ठीक है। इस प्रकार राष्ट्रवाद के सिर्फ 2 बड़े राज्यों के उदय हो गए, उदय को ही सुनिश्चित नहीं किया, बल्कि अब क्या कि इस पर राष्ट्रवाद ने बस 2 बड़े राज्यों का उदय को सुनिश्चित नहीं किया, बल्कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में भी इन कारणों से राजनीतिक उथल पुथल होने लगा। ये सिर्फ 2 बड़े राष्ट्र को ही नहीं उदय किया, ठीक है, ये क्या है ना कि यूरोपीय राज्यों में क्या है कि बहुत उथल पुथल ला दिया था, ठीक है। अब क्या प्रस्तुत है, इसके मूल में क्या है, राष्ट्रीयता की भावना एवं लोकतंत्र के विचारों का उदय था। इसके मूल में क्या था कि राष्ट्रीयता का भावना, अब राष्ट्रवाद उदय हुआ तो राष्ट्रीयता का भावना उदय हो गया, ठीक है, लोकतंत्र की भावना, लोकतंत्र के विचार उत्पन्न हो गए। तो राष्ट्रवाद का मूल सबसे बड़ा फायदा यही हुआ था कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जग गया था, लोकतंत्र का विचार जग गया था। और हंगरी बोहेमिया या वो यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। आगे आपको यूनान के बारे में पढ़ना है, वहां भी क्या स्वतंत्रता आंदोलन चालू हो गया, जो इसी राष्ट्रवाद का क्या परिणाम था, ठीक है। इसी के प्रभाव में ओटोमन साम्राज्य का पतन की कहानी अंतिम रूप से दिया गया। इसी के प्रभाव में राष्ट्रवाद के उदय का ही ओटोमन साम्राज्य का पतन हो गया। अब बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार से स्लाव जाति को संगठित कर एक सर्बिया का जन्म दिया गया। अब बाल्कन क्षेत्र में क्या है कि राष्ट्रवाद के प्रभाव ने ही क्या किया कि स्लाव जाति को के लोगों को संगठित करके जोड़ करके एक सर्बिया को जन्म दिया। सर्बिया क्या है, एक देश है, ठीक है, उस सर्बिया को क्या जन्म दिया। तो कहने का मतलब राष्ट्रवाद का जो यूरोप में प्रभाव पड़ा, ठीक है, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, ठीक है। बहुत देशों में लोकतांत्रिक भावना जग गया था, राष्ट्रीयता की भावना जग गया था, ठीक है। लोग क्या है कि अपने देश में आंदोलन करने लगे थे, ठीक है, अपने शासक राजशाही का विरोध करने के लिए, ठीक है। और हर एक देश जो है वहाँ अगल बगल जो भी देश है जहाँ का शासक का नशा था, वहाँ के जनता क्या करते थे, खिलाफ जाते थे अपने शासक के, और जाने के बाद क्या करते थे, वहाँ के शासक के शासन को कबाड़ फेंकते थे, ठीक है। और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना करने लगे, और धीरे धीरे करके वहाँ पर आसपास पूरे यूरोप में क्या हो गया, लोकतंत्र का स्थापना हो गया या फिर समाजवाद का स्थापना हो गया। एक तनाशाह राजतंत्र का क्या हो गया, धीरे धीरे समाप्त हो गया। आगे हमको क्या पढ़ना है, यूनान के बारे में पढ़ना है, जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज हम अपना क्लास यहाँ समाप्त करते हैं।